स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, भूत प्रेत आत्माएं, इन सब की घटनाएं सुननी आम बात है। इन सब पर विश्वास करना या ना करना आप पर निर्भर करता है। आज की कहानी एक गांव शहबाजपुर की है। शहबाजपुर शहर से एकदम हटकर बना एक छोटा सा गांव है। इस गांव में भूत प्रेत के ऊपर बहुत विश्वास किया जाता था, क्योंकि इस गांव में भूत प्रेतों की घटनाएं होना आम सी बात थी। एक ऐसी ही घटना की दास्तान हम आपको बताने वाले हैं। ये बात लगभग सन 2000 के आसपास की है। उस समय गर्मियों के मौसम में, और खासकर तब जब फसलों की अच्छी कटाई होती थी, तब गांव के जो अपने घर के बड़े लोग होते थे, वो सब खेतों में जाकर चारपाई डालकर सोया करते थे, ताकि वो अपने खेत की रखवाली भी कर सकें और गर्मी से भी निजात हो सके, क्योंकि उस समय बिजली की उतनी सुविधा नहीं थी। गांव के कुछ लोगों के खेत गांव से एकदम हटकर थे, और उस खेत के ठीक पीछे एक जंगल था, और उस जंगल के पास से एक रास्ता गुजरता था। इसी तरह एक बार एक रामविलास नाम का शख्स अपने खेत के बाहर चारपाई डालकर सो रहा था। अचानक उसे खेत के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। वो उठकर खेत में गया, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जब वो वापस लौटा, तब उसे काले कपड़े में दूसरी तरफ मुंह किए हुए एक शख्स दिखाई दिया, जो कि एक पुतले की तरह एक जगह पर खड़ा था। ये देखकर रामविलास को समझ नहीं आया कि ये कौन है। उसके बाल पीछे से काफी बड़े थे, और वो काफी हट्टा कट्टा दिख रहा था, और 6 फुट का था। रामविलास उसको आवाज देने लगा, और वो शख्स जंगल की तरफ जाने लगा। रामविलास भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पहले के लोग भले ही भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास रखते थे, लेकिन आज के मुकाबले पहले के लोग ज्यादा निडर थे। रामविलास उसके पीछे चलता गया, और एक जगह जाकर वो इंसान रुका। जैसे ही वो आदमी पीछे पलटा, रामविलास ने देखा उस आदमी की एक आंख नहीं है, और उसके मुंह से खून की लार टपक रही है, और उसका एक दांत बाहर की तरफ निकला हुआ है। इतना भयानक मंजर उसे इतने अंधेरे में भी साफ साफ दिख रहा था। इतना सब देखने के बाद किसकी हिम्मत रहेगी वहां 2 मिनट खड़ा रहे। रामविलास वहां से तुरंत भाग गया, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उस प्रेत ने न तो हमला किया और न ही उसका पीछा किया। रामविलास ने अगली सुबह आकर सबको ये बात बताई। पहले लोगों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों का मानना था कि हो सकता है शायद रामविलास ने सपना देखा हो। इसी तरह गोपाल नाथ नाम का शख्स था, जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल थी। एक रात वो अपनी फसलों की कटाई को समेट रहा था, और समेटते समेटते आधी रात बीत गई। इतनी रात को उसने अपने घर जाना ठीक नहीं समझा। घर के लोगों की भी नींद खराब हो जाती, और उसका घर भी वहां से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर था। उसने वहीं सोना ठीक समझा। उसके खेत में झोपड़ी थी, जिसमें वो कभी कभार सोया करता था, लेकिन आज गर्मी इतनी थी कि मजबूरन उसे बाहर सोना पड़ा। उसने चटाई बिछाई और वहीं लेट गया। काफी थके होने की वजह से नींद भी काफी जल्दी आ गई। करीबन रात के 2 से 3 के बीच उसे किसी के खर्राटों की आवाज सुनाई दी। वो ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि पूरे खेत में सिर्फ वही था जो सो रहा था। उसके अलावा किसके खर्राटों की आवाजें हो सकती हैं। इसी कश्मकश में वो उठा। जब उसने अपने बगल में देखा, तो उसने पाया एक आदमी बाई करवट लिए बड़ी सुकून की नींद ले रहा था। उसे तो एक पल के लिए समझ नहीं आया कि आखिर ये इंसान कौन है, और अगर ये सोया भी तो एक बार मुझे बता देता। उसे लगा कि कोई गांव का ही आदमी होगा, जो कहीं यहां से गुजर रहा होगा, और शायद थके होने की वजह से मुझे सोता देख मेरे बगल में आकर लेट गया। गांव के लोगों में भेदभाव बिल्कुल नहीं होता था। इसी वजह से उसने ज्यादा संदेह नहीं किया, और वो काफी नींद में भी था।
इसलिए वो चुपचाप अपने दाहिने करवट पर सो गया। लगभग 15 मिनट बाद उसे ऐसा लगा कि कोई उसके अंगूठे और पैर को चबा रहा है। वो फौरन उठ गया। जब सामने देखा तो वहां कोई नहीं था और वो आदमी उसी तरह सुकून की नींद में बाईं तरफ करवट लिए सो रहा था। गोपाल नाथ को लगा कि शायद ये कोई बुरा सपना होगा। फिर उसके कुछ ही देर बाद उसका दम घुटने लगा और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी फंदे पर लटका हो। वो हाँफ रहा था और छटपटा रहा था, ऐसे जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। और जब वो फिर से उठा तो उसे कुछ नहीं दिखा। गोपाल नाथ ने सोचा कि अब ये क्या था, क्योंकि एक बार दो तरह के सपने आना तो मुमकिन नहीं है। वो भूत प्रेत में बहुत मानता था। फिर उसने एक चीज पर गौर किया कि अब तक उस इंसान ने करवट नहीं बदली। अब तक वो बाई की बाई करवट है और ये तो बिल्कुल एक पुतले की तरह है। गोपाल नाथ को थोड़ा शक हुआ तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ पलटा तो देखकर दंग रह गया। उसने वही दृश्य देखा जो रामविलास ने देखा था। गोपाल नाथ ने देखा जो उसके बगल में लेटा था उस आदमी की एक आंख नहीं है और उसके मुंह से खून की लार टपक रही है। लेकिन गोपाल नाथ बच नहीं पाया। उस प्रेत ने गोपाल नाथ को गले से पकड़ा और ठीक अब उसे उसी तरीके की घुटन महसूस हो रही थी जिस तरीके की वो अभी कुछ देर पहले महसूस कर चुका था। वो प्रेत गोपाल नाथ को घसीटता हुआ जंगल में ले गया। एक हफ्ते तक गोपाल नाथ का कोई पता नहीं चला, लेकिन एक हफ्ते बाद एक लकड़हारे ने एक लाश को एक पेड़ के ऊपर आधी खाई हुई हालत में पाया। जब वो गांव के अन्य लोगों को बुलाकर लाया तो पता चला कि ये गोपाल नाथ था। गांव के लोगों को बहुत ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि इस तरह बेदर्दी से कत्ल आखिर कौन इंसान करेगा। और गोपाल नाथ एक भला इंसान था तो उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिर इतनी बेरहमी से उसे किसने मारा है? जानवर भी नहीं मार पाएगा, और खासकर तब जब ये लाश इतनी ऊपर थी, यानी कि पेड़ के ऊपर वाली शाखाओं पर थी। खैर, दिन बीते और फिर से एक बार सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। लेकिन अब इस तरह की घटनाओं का सिलसिला चल निकला। अब जो भी लोग गांव में खेत में सोया करते थे उनमें से कोई न कोई एक तो उस प्रेत का शिकार हो ही जाता था। एक बार की बात है, खेत में 4 लोग, जिनमें से चारों एक ही परिवार के थे और सब एक साथ सो रहे थे। आधी रात को उनमें से एक, जो कि बड़ा बेटा था, वो वहां से उठकर जंगलों की तरफ जाने लगा। ये देखकर उसके भाई ने, जो कि उसका चचेरा भाई था, उसने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा। उसे थोड़ा अजीब लगा कि आधी रात को ये जंगल में क्यों जाएगा। वो उसका पीछा करते हुए जंगलों में चला गया और एक जगह उसने देखा कि अचानक से उसका बड़ा भाई गायब था। ये देखकर उसके पसीने छूट गए। वो बीच और गहरे जंगल में था। वहां से वापस आना बहुत मुश्किल था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय एक आवाज आई जिसने उसकी रूह कपा दी। मुझे ढूंढ रहे हो छोटे, मैं यहाँ हूं। उसने देखा एक पेड़ की टहनी पर उसका भाई उल्टा लटका है और अचानक से उसके सामने आ गया। लेकिन इस बार ये शख्स उसका भाई नहीं बल्कि एक प्रेत था, जिसकी बाईं आंख नहीं थी और बहुत डरावना था और बहुत भयानक शक्ल थी। इतना सब देखकर उसके पसीने छूट गए। बहुत डर लग रहा था उसे, लेकिन अब उसने बहुत देर कर दी थी। उसके बाद उस प्रेत ने भी उसे सबकी तरह गले से नोचा और घसीटते हुए एक पेड़ की टहनी पर ले गया। और उसके बाद क्या हुआ भगवान जाने। ये प्रेत अब उस गांव में अपनी दहशत बरकरार रखना चाहता था। जब भी कोई अकेला शख्स अपने घर से निकलता तो ये प्रेत उसके पीछे पड़ जाता और इसे किसी न किसी तरह अपना शिकार बना लेता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी उसे देखने का दावा किया। अब धीरे धीरे इस प्रेत का आतंक और बढ़ता चला गया। गांव वाले अब दहशत में जी रहे थे। अब कोई भी अकेला नहीं निकलना चाहता था।
सब में खौफ था। अब सब अपने घरों में बंद होना शुरू हो गए। तो इस प्रेत को शायद अपना शिकार नहीं मिल रहा था। जैसे कि गांव में जनसंख्या काफी थी, इसके बावजूद शाम ढलने के बाद गांव एकदम सूना हो जाता। अब रात के समय लोगों को अपने घरों में बाहर से तांडव की आवाजें आने लगती। गांव में कुछ ऐसा होता जैसे चौराहे पर कोई तांडव चल रहा हो। कभी कभार कुछ लोगों ने अपने दरवाजे को किसी और के द्वारा खटखटाने की आहट तक को महसूस किया। जब उस प्रेत को अपना शिकार नहीं मिला तो शायद वो प्रेत शिकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो प्रेत अब मायावी तरीके से अपने शिकार को फंसा रहा था। जैसे कि अगर गांव से कोई शख्स बाहर गया होता तो उसका रूप लेकर उसकी आवाज में उसके परिवार वालों के दरवाजे को खटखटाता था, और अगर उसके परिवार वालों ने दरवाजा खोला फिर उसे भी एक तरीके से बाहर निकलवाता और एक जगह ले जाकर उसे भी मौत के घाट उतार देता। खेतों में काफी काम था तो काफी सारे लोग बहुत परेशान थे कि कभी कभार रात भर भी काम करना पड़ जाता था। लेकिन कोई भी इंसान अकेले खेतों में रहकर काम करना नहीं चाहता था। किसी में भी इतनी हिम्मत तो थी नहीं। गांव में उस प्रेत का कहर चरम सीमा पर था। किसी न किसी तरीके से मौतें हो जाया करती थी। गांव के लोग परेशान थे। इसी वजह से गांव के लोगों ने तय किया कि अब वो इस प्रेत से निजात पाने के लिए किसी महात्मा, साधु या संत का सहारा लेंगे। गांव में एक पंडित थे जिनका नाम सुधीर था। गांव में हर पूजा हवन में ज्यादातर उन्हीं की भागीदारी हुआ करती थी। उन्हें भूतों के बारे में जानकारी थी, लेकिन किसी के अंदर से भूत निकालना, आत्मा को वश में करना, ये सब कलाएं उनके पास नहीं थी। लेकिन उनके पहचान में काफी पंडित और तांत्रिक थे। पंडित जी ने कहा कि हमें जल्द से जल्द किसी काली शक्ति को वश में और इस क्रिया को करने वाले किसी पुरुष को ढूंढना पड़ेगा। वही अब हमें इस प्रेत से निजात दिलाएगा। पंडित जी ने अगले ही दिन एक तपस्वी को बुलाया। वो तपस्वी काली विद्या में महारत हासिल कर चुका था। जब भी दूर दूर गांव में किसी को भूत पकड़ लेता, फिर ऐसी घटनाएं होती तो उसी तपस्वी को बुलाया जाता था। पंडित जी ने और गांव के लोगों ने तपस्वी को सारी बात बताई। इस पर तपस्वी ने कहा, ठीक है, तुम सब शांत हो जाओ। तुम सबको उस प्रेत से मैं निजात दिलाऊंगा। बस मुझे तंत्र विद्या करने की कुछ सामग्रियां चाहिए और एक रात का समय। उस तपस्वी के कहे के मुताबिक गांव के लोगों ने सामग्रियों का प्रबंध कराया और गांव के उसी चौराहे पर जिस पर तांडव होता था, उस पर तपस्वी ने हवन कुंड की शुरुआत की। उस हवन में सिर्फ पंडित जी और वो तपस्वी ही बैठ सकते थे, क्योंकि दोनों की वजह से ही वो प्रेत वश में आ सकता था। ये हवन सूर्यास्त के बाद शुरू होना था। सूरज के ढलते ही सारे लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए और बस भगवान से यही दुआ करने लगे कि आज की रात वो प्रेत वश में आ जाए। रात के तकरीबन 2 बजे पूरे 7 घंटे हवन करने के बाद एक अतृप्त आत्मा, जिसे हम प्रेत कहते हैं, वो इन दोनों के ठीक सामने आकर सर झुकाए बैठा दिखा। तपस्वी ने कहा, कौन हो तुम और कहां से आए हो? इन गांव वालों के पीछे क्यों पड़े हो? इस पर उस प्रेत ने गांव वालों की वहशीपन की खौफनाक दास्तान बयान करनी शुरू की। मैं जन्म से अंधा हूं, मेरी एक आंख नहीं थी, जिस वजह से गांव के लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझसे भेदभाव करते थे। गांव में मैं किसी को पसंद नहीं था। मैंने छोटे मोटे काम किए और कुछ पैसे से अपनी जिंदगी गुजारता था, लेकिन इन गांव वालों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बार इसी तरह रात के समय मैं खेत से गुजर रहा था, तभी किसी ने ये बात फैला दी कि मैंने किसी की तिजोरी लूटी है, जबकि लूटने वाला कोई और ही था, जिस पर मुझे बहुत मारा पीटा गया और मुझे मारते मारते मार डाला गया। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो वो सब कोर्ट कचहरी के डर से मेरी लाश को जंगल में दफना गए। उसके बाद से मैं इसी प्रतिशोध में गांव वालों से बदला लेने आया हूं। मुझे एक शरीर की जरूरत थी, इसलिए मैंने रामविलास को अपना हथियार बनाया था
पंडित जी ने यह सब जो उस प्रेत ने बताया था अगली सुबह आकर गांव वालों को बताया। गांव वालों ने भी खुद पर शर्म महसूस की और इस बात को भी स्वीकार किया कि उनके गांव में कुछ समय पहले ऐसा कुछ घटा था। उस रात के बाद अगली सुबह तपस्वी और पंडित जी जंगल में गए और मंत्रों की मदद से उन्होंने उस प्रेत के अस्तित्व के दफनाए हुए स्थान को ढूंढ लिया और उसके अस्तित्व का दाह संस्कार कर दिया। इसके साथ ही फिर कभी उस गांव में ऐसी कोई घटना नहीं घटी और उस प्रेत को मोक्ष मिल गया। ये बहुत ही खतरनाक, खौफनाक मंजर था उन गांव वालों के लिए और कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि गांव वालों ने बहुत ही घिनौना काम किया था। खैर, आज वो गांव सुखी है, सुकून में है। आज भी कभी उस गांव के कुछ किस्से सुनने मिल जाते हैं, पर इतना भयानक फिर नहीं घटा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें